हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन का VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास को अंत तक देखिएगा और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को शेयर कीजिएगा और क्लास को लाइक कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं और इसके नियमों को लिखें। तो हम पहले इसको देख लेते हैं। यानी देख लीजिए, यह हमारा समतल जमीन है और यहाँ से प्रकाश आ रहा है इस सतह से और इसी माध्यम में लौट जा रहा है, तो इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी बोल सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, यानी यह सतह है, इस सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या? जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ लिखा है, एक थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा आप सब। तो आगे देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। तो पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी आपतित किरण, तो देख लीजिए इसका भी थ्योरी देख लीजिए। यानी देख लीजिए, हमारा समतल जमीन है, यहाँ से हम किरण लाए, इसको बोलते हैं आपतित किरण, और यहाँ से टकरा कर चला गया, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। और यह है आपतन बिंदु। क्या? यह है आपतन बिंदु, और इसी पर हम लंब डालेंगे तो इसको क्या कहा जाए? इसको कहा जाएगा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु ना अभिलंब, क्या कहा जाएगा? इसको आपतन बिंदु और इसको अभिलंब। क्लियर है? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो एक ही तल में है ना, तो क्लियर होगा। तो दूसरा नियम देख लीजिए। दूसरा नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसे भी देख लीजिए। मान लीजिए समतल जमीन है, यहाँ से आपतित किरण आया, यहाँ से परावर्तित किरण गया। क्लियर है? ये आपतन बिंदु है, यहाँ पर हम खींच दिए अभिलंब, तो तीनों एक ही तल में इतना आ गया। तो यहाँ का जो कोण आई होगा, कोण आई, और यहाँ का कोण आर, दोनों बराबर होगा। क्या? यहाँ का कोण आई और कोण आर बराबर होगा। यानी इसको कहेंगे आपतन कोण और इसको परावर्तन कोण, दोनों बराबर होगा। क्लियर है? देख लीजिए, यानी कोण आई, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, कोण आई बराबर कोण आर। यहाँ पर हम रिवीजन सिर्फ कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। तो आगे देखिए, अवतल दर्पण की उपयोग लिखे। अवतल दर्पण के उपयोग लिखे। क्या? अवतल दर्पण के उपयोग लिखे। तो पहला उपयोग हजामत बनाने में, दूसरा उपयोग रोगियों के आंख कान देखने में, डॉक्टर करता है। क्लियर है ये सब? यह भी। तो आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण 5 प्रकार के होते हैं। दर्पण 5 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, फिर उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, पर्युलैक दर्पण। ठीक? क्लियर है? पर्युलैक दर्पण। ठीक है? क्लियर? फिर आगे देखिए, प्रकाश पुंज क्या है। प्रकाश पुंज क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को, यानी देख लीजिए, एक किरण है, एक किरण का समूह है, इसे ही प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश के, देख लीजिए, यहाँ प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। क्लियर है? यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, कलर चेंज कर लेते हैं। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। क्लियर है? तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो देखिए, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। क्या? एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, तो उसे ही अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और समांतर किरण पुंज, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो, यानी देख लीजिए, यह समांतर है ना, तो एक दूसरे के समांतर हो तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। और फिर अभिसारी किरण पुंज देखिए, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है। क्या? एक बिंदु पर जमा होती हुई प्रतीत होती है, तो उसे ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो ये सब आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। हमारा शॉर्ट रिवीजन है, इसलिए हम शॉर्ट रिवीजन करा रहे हैं। तो क्लास को अंत तक देखिएगा। फिर आगे देखिए, आगे है वाहनों में उत्तल दर्पण।
वाहनों में उत्तल दर्पण का स्पर्श दृश्य दर्पण के रूप में उपयोग करते हैं, क्यों? वाहनों में उत्तल दर्पण का स्पर्श दृश्य दर्पण के रूप में उपयोग करते हैं, क्यों? यानी शीशा में। तो इसके कारण निम्नलिखित है। क्या इसके कारण निम्नलिखित है? पहला देखिए, उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और सेकेंड पॉइंट हो जाएगा कि इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत ही विस्तृत होता है। यानी देख लीजिए, ये हमारा उत्तल दर्पण है और यहाँ पर बहुत सारा ही क्षेत्र है। तो इसका यहाँ पर देख लीजिए, इतना सारा क्षेत्र है और ये हमारा उत्तल दर्पण है। तो इतना छोटा उत्तल दर्पण में ही ये सब क्षेत्र का यहाँ पर छाया बन जाएगा। क्लियर है? यानी प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देख लीजिए दूसरा पॉइंट है कि इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, जिससे बड़ा क्षेत्र का प्रतिबिंब छोटे से दर्पण में दिखाई देता है। वही जो हम लिखे थे। ठीक, तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा और दूसरा पॉइंट यह हो जाएगा। क्लियर है? तो आगे देख लीजिए, आगे अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो यह एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। क्या? यह एक प्रकार का गोलीय दर्पण है जिसका उभरा हुआ भाग पॉलिश किया हुआ रहता है। यानी देख लीजिए, यह मान लीजिए दर्पण है, तो इसका उभरा हुआ भाग यानी ऊपर वाला यह पॉलिश किया हुआ होता है। क्या? यह पॉलिश किया हुआ होता है। यह भी आपको क्लियर होगा। इसे ही अवतल दर्पण कहते हैं। फिर अगला है उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो यह भी एक प्रकार का, यहाँ पर थोड़ा अभी लिखा गया है, यह भी एक प्रकार का गोलीय दर्पण है जिसका भीतरी भाग पॉलिश किया हुआ होता है। यानी देख लीजिए, यह मान लीजिए दर्पण है, तो इसका यह वाला भाग पॉलिश किया रहेगा, तो इसे ही उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या? इसे ही उत्तल दर्पण कहेंगे जिसका भीतरी भाग पॉलिश किया हुआ रहता है। क्लियर है? फिर आगे देख लीजिए, आगे है गोलीय दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या? दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। फिर अगला देखिए, प्रतिबिंब क्या है? तो यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, देख लीजिए। हम बोल दे रहे हैं, जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी जिस बिंदु पर आती है या आती हुई प्रतीत होती है, उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। क्या? जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। तो इतना ही आपसे पूछेगा कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो लिखिएगा, जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है यानी आती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर है? अभी आगे देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, छाया किसे कहते हैं? क्या? छाया किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश के गमन पथ पर देख लीजिए, मान लीजिए यह हमारा वस्तु है, यह प्रकाश जा रहा है, तो यह अपारदर्शी वस्तु है, तो यहाँ पर छाया बनेगा। इसे ही छाया कहते हैं। यानी जब प्रकाश के गमन पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो उसके पीछे एक अंधेरा सा क्षेत्र बन जाता है। यह अपारदर्शी वस्तु के पीछे एक अंधेरा सा क्षेत्र बन गया, इसे ही छाया कहते हैं। क्या? इसे ही छाया कहते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। धन्यवाद।